हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूएस क्वेश्चंस सितन वासल की गुफा से रिलेटेड। सितन वासल की गुफा, ठीक है। तो सितन वासल की गुफा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सितन वासल की गुफा 7वीं से 9वीं शताब्दी की है। 7वीं से 9वीं शताब्दी की जैन धर्म से संबंधित है। सितन वासल का अर्थ होता है जैन संत सिद्धों का निवास। सितन वासल की गुफा का जो निर्माण हुआ है वो पांडव काल में हुआ है। पांडव काल में गुफा का निर्माण हुआ है तथा पल्लव काल में चित्रण का निर्माण हुआ है। अगर ऑप्शन में पल्लव और पांडव दोनों होगा तो आप पांडव ही करेक्ट कीजिएगा। सितनवासल की गुफा तमिलनाडु के तंजौर जिले के पदकुट्टा नामक स्थान पर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। सितनवासल गुफा का निर्माण करवाए थे मरवर्मन। मरवर्मन ने इस गुफा का निर्माण करवाया है। सितनवासल की गुफा के 2 स्तर मिले हैं। प्रथम स्तर में अजंता परिपाटी के चित्र देखने को मिलते हैं और द्वितीय स्तर में अभ्रंश शैली के आरंभिक चिन्ह दृष्टिगत दिखाई देते हैं। सितनवासल गुफा को सर्वप्रथम टीएस गोपीनाथ ने देखा। टीएस गोपीनाथ ने सर्वप्रथम देखा और सितनवासल की गुफा की खोज हुई थी 1934 ईस्वी में। 1934, सॉरी एक सेकेंड, हाँ 1934 में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई है? तो प्रोफेसर द्रुबिल के द्वारा। प्रोफेसर द्रुबिल फ्रांसीसी थे। डॉक्टर शिवराम मूर्ति के अनुसार चित्रकला का केंद्र पांडव काल का ही है। तो अगर एग्जाम में पल्लव पांडव दोनों आएगा तो नोट कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए कि आपको पांडव काल ही चित्रकला के लिए करेक्ट करना है। यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है कमल युक्त सरोवर, छत पर सीलिंग पर बनाई गई है। 3 दिव्य पुरुष पुष्प तोड़ते हुए, राजा रानी, अर्धनारीश्वर, जैन तीर्थंकर, गर्दन फुलाए नृत्य करती अप्सराएं। यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये गुफाएं पूर्व मध्य काल की प्रतिनिधित्व करती है। और यहाँ पे चेहरे कैसे बनाए गए हैं? तो चेहरे बनाए गए हैं पौने 2 चश्म चेहरे बनाए गए हैं सितनवासल और ईरानी शैली में। और ये जो चश्म चेहरे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है 15 या 30 सेकंड का। शॉर्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सितनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? सितनवासल की गुफाएं कावेरी नदी के किनारे स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? देखिए यहाँ पर कृष्णा नदी पूछ लिया है। कावेरी या कृष्णा नदी के किनारे कौन सी गुफा है? सितनवासल। सितनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। ऑप्शन में कावेरी तो है तो कावेरी करेक्ट हो जाएगा। और वैसे एग्जाम्स में कृष्णा भी कहीं कहीं पर सही कराया जा चुका है, लेकिन ये गलत है। सही है कावेरी नदी, ठीक है। सितनवासल गुफाएं स्थित हैं। सितनवासल की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु के तंजौर जिले के पदुकोट्टा नामक स्थान। सितनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? रिलीजन बताना है, जल्दी बताएं। जी राइट, जैन धर्म से संबंधित। सितनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? सितनवासल की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। सितनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? सॉरी, किस धर्म का मंदिर है? जैन धर्म का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 37। सितनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्धि गुफा में मिलती हैं? सितनवासल की गुफा में। सितनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? सितनवासल गुफा तमिलनाडु। सितनवासल गुफाओं के छत पर की छवियां दिखाई देती हैं। इनके छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं?
कमल युक्त सरोवर। इनमें से कौन असंबद्ध है, पहचानिए। देखिए, बाघ गुफा, अजंता गुफा, बादामी गुफा या सितनवासल गुफा। तो प्रॉपर जैन धर्म से संबंधित है सितनवासल की गुफा। देखिए, बादामी की गुफा नंबर 4 जैन धर्म से संबंधित जरूर है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण शैव धर्म से संबंधित 4 गुफाएं हैं टोटल। राइट आंसर हो जाएगा सितनवासल की गुफाएं। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म से की सचित्र रचना थी? गीत गोविंद और कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित। गीत गोविंद के रचयिता हैं, बताइए कौन है गीत गोविंद? जयदेव जी। और कल्पसूत्र के हैं भद्रबाहु। कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की, जिसमें जैन शैली का तथा अभ्रंश शैली के चित्र रचना थी। इसके बाद इस शैली के चित्रों को उन्होंने गीत गोविंद, रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तशती से प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 43, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43 है। अभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होती हैं? अभ्रंश शैली के चित्र गीत गोविंद में प्राप्त होती हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि, चित्रसूत्र के लेखक हैं नारायण मुनि, और षडांग पंडित यशोधरा की पुस्तक जयमंगला में इसका मेंशन किया गया है। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? कल्पसूत्र बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है, भद्रबाहु ने लिखा है। और देखिए, 3 कल्पसूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पेपर पर चित्रित हुआ है 1380 में गुजरात में, दूसरा हुआ है 1439 में मांडू में, और तीसरा हुआ है 1465 में जौनपुर में। और ये जौनपुर वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्पसूत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? सबसे प्राचीन पांडुलिपि का रचना काल टाइम ड्यूरेशन है 1060। जैन धर्म का सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि औदर नियुक्ति वृत्ति है। औदर नियुक्ति वृत्ति की रचना काल 1060 की है। 1060 की औदर नियुक्ति वृत्ति जैसलमेर में सुरक्षित है। सैकड़ों रंगीन अभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाश आने वाले चित्र कल्पसूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था। सर्वप्रथम प्रकाशन श्री साराभाई मणिकलाल ने किया था। मणिकलाल ने। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में कल्पसूत्र को बर्लिन में खोजा था। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम कृति कहाँ की है? 1965 में चित्रित हुआ है। सबसे उत्तम कृति जौनपुर में। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय है तीर्थंकर और उनकी जीवनी। तीर्थंकर और उनकी जीवनी। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? 3/4 भाग चित्रित किया गया है जैन शैली में। और कहाँ कहाँ पर चित्रण हुआ है 3/4 भाग जैन शैली? जैन चित्र कागज पर कब बने? 14th सेंचुरी में कागज 14th सेंचुरी में इंडिया में फर्स्ट टाइम कागज का इन्वेंशन हुआ है 1350 में। और पहली जो कल्पसूत्र चित्रित हुई है जैन धर्म से संबंधित वो हुई है 1380 में। जब 1380 की बात हो रही है तो कौन सी शताब्दी हो जाएगी?
जी 14 सेंचुरी 14वीं शताब्दी हो जाएगी। अब यहीं पर एक और टॉपिक डिस्कस कर देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 105 में तसआइलून ने चीन में सबसे पहली बार चीन में पेपर का इन्वेंशन हुआ था 105 में तसआइलून के द्वारा, ठीक है। अब भारत में 14वीं शताब्दी में। निम्न में ताड़पत्रीय ग्रंथ है, ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है? ताड़पत्रीय ग्रंथ है नेमिनाथ चरित। जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? देखिए, महावीर स्वामी का पीला रंग है, पार्श्वनाथ सर्प है, इनका अवशेष, महावीर स्वामी का सिंह है और पीला रंग है, ठीक। और पार्श्वनाथ का सर्प है, इनका कलर है नीला। नेमिनाथ का है नीलकमल, इनका रंग है काला। और लास्ट है ऋषभदेव, ऋषभदेव है वृषभ और इनका रंग है गोल्डन, सुनहरा स्वर्ण रंग। टोटल 24 तीर्थंकर हैं। पहले नंबर पर है ऋषभदेव, ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है और ऋषभदेव संस्थापक हैं। इनका सवारी है वृषभ। पार्श्वनाथ का है वाहन सप्तफड़ी नाग, ये सर्प और कलर है नीला, नीला रंग है। नेक्स्ट है अजीतनाथ, अजीतनाथ का है गज, हाथी। नामीनाथ का है नीलकमल, नीलकमल है नामीनाथ का। फिर नेक्स्ट है शांतिनाथ, शांतिनाथ का है सवारी हिरण, हिरण है शांतिनाथ का सवारी। संभवनाथ का है घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा है सवारी। और संपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक, स्वास्तिक किसका है? तो संपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है। और लास्ट जो है अरिष्टनेमी नेमिनाथ, उनका है शंख, शंख है अरिष्टनेमी या नेमिनाथ। वर्ष 1630 में रसिक प्रिया के चितेरे थे, रसिक प्रिया के चितेरे थे मेवाड़ शैली के कलाकार शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन ये शाहाबादी इन्हें कहा जाता है। रसिक प्रिया 1630 में चित्रित किए और 1630 में ही गीत गोविंद का भी चित्रण किए थे। 1628 में 28 से 50 तक में इन्होंने रागमाला कंप्लीट किया है। 1653 में उत्कल कांड, उत्कल कांड सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, सबसे बेस्ट माना गया इनका ये उत्कल राम 1653 का। फिर नेक्स्ट है 1655 1655 का सुकर्क क्षेत्र कांड। मांडू इनके लिए प्रसिद्ध है, मांडू जैन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 1439 ईस्वी में यहाँ पर मांडू में कल्पसूत्र चित्रित हुआ है। और 1439 में जो चित्रित हुआ है वो कहाँ पर संग्रहित है ये भी देख लीजिए, तो वो है नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन 58 है आपके स्क्रीन पर। अभ्रंश शैली का चित्रित ग्रंथ है, अभ्रंश शैली का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? अभ्रंश शैली का चित्रित ग्रंथ है औधर नियुक्ति श्रुति। औधर नियुक्ति श्रुति के बाद है अंगसूत्र, त्रिष्ठि शलाका, पुरुष चरित्र, कथा सरित सागर, उत्तरे निसूत्र, कल्पसूत्र, नेमिनाथ चरित्र, निषिद्ध चूड़ी, श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ की। नेक्स्ट है स्क्रीन पर 59 क्वेश्चन। अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है, अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ सेम क्वेश्चन ही है, औधर नियुक्ति श्रुति। क्वेश्चन नंबर 60, ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र, अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? तो अंगसूत्र है अभ्रंश शैली से संबंधित। जैन चित्रकला कहलाती है, जैन चित्रकला पोथियों की कला कहलाती है, पोथी चित्रण हुआ है। वैसे तो स्टार्टिंग हुई है पोथी चित्रण की पाल शैली में, यहाँ पर भी हुई है। किसके द्वारा जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम दिया गया? जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम दिया गया है राय कृष्ण दास के अनुसार।
और जैन शैली नाम दिया गया है सिर्फ जैन शैली अपभ्रंश शैली को पर्सी ब्राउन के अकॉर्डिंग। एनसी मेहता ने अपभ्रंश शैली को कहा है गुजराती शैली। आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिमी भारतीय शैली कहा है अपभ्रंश शैली को। और लामा तारानाथ ने पश्चिमी शैली कहा है, इसलिए क्योंकि इसके उपकेंद्र थे मालवा, गुजरात, राजस्थान और जौनपुर। 1913 में अपभ्रंश शैली की खोज किए थे श्री हरमन। 1914 ईस्वी में बर्लिन के कल्पसूत्र खोजे गए थे आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। 1914 उसका टाइम ड्यूरेशन है। 1934 में एनसी मेहता ने फ्रीयर आर्ट गैलरी में बसंत विलास की खोज की थी। फिर 1929 में 1929 में रूपम पत्रिका में गुजराती शैली नाम लेख प्रकाशित किए थे एनसी मेहता। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय है जैन धर्म से संबंधित। जैन चित्रकला भारत की किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र की है। देखिए अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पश्चिमी केंद्र कैसे हो गया पश्चिमी क्षेत्र। तो बेसिकली जैन जो डेवलपमेंट हुआ था वो स्पेस वो केंद्र था मालवा, गुजरात, राजस्थान और जौनपुर। और राजस्थान की पूर्व पीठिका क्वेश्चन आ जाता है किस शैली से रहा है, तो वो अपभ्रंश शैली से, जैन शैली से ही रहा। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय से के द्वारा किया गया था? जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से। अपभ्रंश शैली विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? अपभ्रंश शैली का विकास हुआ है जैन धर्म के श्वेतांबर से। श्वेतांबर और दिगंबर दो पार्ट थे जैन में। श्वेतांबर जो होते थे वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए होते थे। दिगंबर जो हैं वो भद्रभाव के अनुयायी हैं, नग्न। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र ग्रंथ में मिलती है जिसके लेखक हैं भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व हो गया है। 67 भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी 2013 में, और सेम क्वेश्चन 68 भी है आरपीएससी 2015 में आया हुआ है। अब क्वेश्चन है 69, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? अपभ्रंश शैली में। खिलौने जैसे पशु पक्षी मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए मोती चंद्र खजांची के अनुसार कलानिधि पत्रिका थी। कलानिधि पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती है, मोती चंद्र खजांची की। इसमें 12 विशेषताएं बताई गई हैं जैन धर्म अपभ्रंश शैली की। प्रथम है खाली स्थान में निकली नुकीली आंखें, परवल जैसे आंख, नुकीली नाक, दोहरी ठुड्डी, मुड़े हुए हाथ पैर या ऐंठन युक्त उंगलियां, उभरा हुआ सीना, चौड़े कंधे तथा दुबले पतले कमजोर पेट। खिलौने जैसे पशु पक्षी, ये वाला है ना कैरेक्टरिस्टिक, खिलौने जैसे पशु पक्षी। कमजोर लिखाई मतलब रेखांकन जो है वो कमजोर जैसी की गई है। प्राकृतिक दृश्यों की कमी दिखाई गई है। धरातल पर एक साथ अनेक दृश्यों का अंकन मतलब कंपोज बहुत वैसे तरीके से किया गया है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर कर लिया गया है। अंत तक जाते जाते अलंकृत हाशियों का बनना शुरू हो गया था गोल्डन कलर्स में, और गोल्डन कलर का एंड में अपभ्रंश शैली में खुलकर प्रयोग हुआ है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 ये कह रहा है कि खिलौने की तरह पशु पक्षी, सेम क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली। जैन लघु चित्रों की विशेषता है। जैन लघु चित्रों की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? परली आंख का दिखना, मतलब कुछ इस तरह से पोर्ट्रेट बनाया जाता था और आंखें ऐसे बाहर निकली हुई होती थी फेस से।
क्वेश्चन नंबर 72, सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई आंखें, बड़ी आंखें इत्यादि किस कला की विशेषता, शैली की विशेषता रही है? तो ये किस शैली में निर्मित किया गया है? जैन शैली में। परली आंख का इन्वेंशन हुआ है जैन शैली में। अपभ्रंश शैली, जैन शैली, ये दोनों एक है। अपभ्रंश शैली को जैन शैली भी कहा जाता है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहाँ से मिलता है? तो सर्वप्रथम जो स्थिर चित्रण मिलता है वो जैन शैली से मिलता है, जैन चित्रों से, अपभ्रंश शैली से। क्वेश्चन नंबर 75, अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग बने हैं। अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग स्थिर व जकड़े हुए बनाए गए हैं। इनमें से कौन असंबंध है? असंबंध बताना है तो असंबंध है चौर पंचासिका। चौर। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन असंबंध है? चौर पंचासिका। चौर पंचासिका विल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। चौर पंचासिका ग्रंथ के श्रेष्ठ चित्र हैं। चौर पंचासिका के ग्रंथ के श्रेष्ठ चित्र पंचवती, विल्हड़। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं शुंग काल की हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म से संबंधित है। और सिर्फ उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो गुप्त काल की हैं। गुप्त काल की हैं सिर्फ उदयगिरी की गुफाएं, और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी उदयगिरी और खंडगिरी पूछ लेते हैं एग्जाम में, कभी सिर्फ उदयगिरी पूछ लेते हैं। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनके जो रिलीजियस है वो भी डिफरेंट है, और शुंग और गुप्त काल में भी डिफरेंसेस है। ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सिर्फ उदयगिरी है। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें उदयगिरी और खंडगिरी दोनों थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म को। अब थोड़ा उदयगिरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए उदयगिरी नाम से दो गुफाएं हैं, एक उदयगिरी और खंडगिरी, दूसरा सिर्फ उदयगिरी। उदयगिरी और खंडगिरी जैन धर्म से संबंधित है, जबकि मध्य प्रदेश विदिशा में स्थित उदयगिरी की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। केवल एक गुफा जैन धर्म से संबंधित है, वो है उदयगिरी की गुफा। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर कालकाचार्य कथा में चित्रित हैं। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांगत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीनतम उदाहरण हैं। कालकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है, जैन धर्म से संबंधित। कालकाचार्य कथा एवं कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। ये दोनों कहाँ पर चित्रित किया गया है? अपभ्रंश शैली, जैन लघु चित्र है। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है? ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ थे। लामा तारानाथ तिब्बती यात्री थे। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने बौद्ध कालीन शैलियों पर प्रकाश डाला है, जिसके 3 पार्ट्स किए गए थे। इन्होंने देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली नाम दिया है। देव शैली अजंता को कहे हैं, यक्ष शैली अपभ्रंश शैली को कहे हैं, और नाग शैली पाल शैली को कहे हैं लामा तारानाथ। उस संस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। पाल राजाओं का भाग कौन सा नहीं है? श्वेतांबर नहीं है। श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जैन शैली के पार्ट हैं। लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon for more new notifications.